जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया। आज आपका टारगेट है आपको 37 में 30 प्रश्न निश्चित ही सही करना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। कंगाल होगा, बेकार होगा, धनवान होगा या फिर समय आने पर मुकर जाना। तो ठन ठन गोपाल मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा कंगाल हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, तालू में जीभ ना लगना। तालू में जीभ ना लगना मुहावरे का अर्थ बताइए। भूख से तड़फना, चुप ना रहना, प्यास से परेशान रहना, स्वाद ना मिलना। तो तालू में जीभ ना लगना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा चुप ना रहना। सेकंड ऑप्शन राइट है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ आपको बताना है। पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना, दरिद्रता में आनंद मनाना। तो लंगोटी में फाग खेलना जो अर्थ हो जाएगा दरिद्रता में आनंद मनाना हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ध्यान रखना है आप लोगों को, सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा घमंड करना। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो अपना काम निकालना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? आपको बताना है निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है। रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, सूरसागर में या फिर पद्मावत में। बात करें निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है तो सूरसागर में है। जरूर ध्यान रखिएगा। सूरसागर में भ्रमर गीत का प्रसंग है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम बताइए। पंचवटी, उर्वशी, सूरसागर या फिर चिदंबरा। बात करें ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना जो हो जाएगी, जरूर ध्यान रखिएगा, सूरसागर है। ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना कौन सी हो जाएगी तो सूरसागर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसखान, मीराबाई, सूरदास या फिर कबीरदास। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो बाल चित्रण की बात करें तो सूरदास जी श्रेष्ठ हैं। तो जरूर ध्यान रखिएगा, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है तो सूरदास हो जाएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तब आपको बताना होगा। नेक्स्ट, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? सूरदास, केशवदास, बिहारी लाल या फिर तुलसीदास। बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बात करें बिहारी सतसई की तो जरूर ध्यान रखिएगा बिहारी लाल है। कौन है तो बिहारी सतसई के रचयिता कौन है तो बिहारी लाल है। जरूर ध्यान रखिएगा। बिहारी सतसई के रचयिता कौन है तो बिहारी लाल है। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? बताना है आपको। सूरदास, पद्मावत, साकेत या फिर कवितावली। बात करें साकेत की तो खड़ी बोली की है। जरूर ध्यान रखिएगा, राइट आंसर साकेत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके कवि दरबारी कवि थे? आपको बताना है। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराजा हमीर के, महाराणा प्रताप के, महाराज बीसल देव के या फिर पृथ्वीराज चौहान के। तो जरूर ध्यान रखिएगा, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे तो पृथ्वीराज चौहान के थे। जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम, मतीराम, बिहारी या फिर देव। बात करें रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया तो बिहारी हो जाएंगे राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के एसएसबी संपादक का नाम क्या है? बताना है आपको। हिंदी प्रदीप के एसएसबी संपादक का नाम क्या है? प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा तो जरूर ध्यान रखिएगा। राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या फिर लाला भगवान दीन। बात करें हिंदी प्रदीप के एसएसबी संपादक का नाम जो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? आपको बताना है। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी। तो ये तीनों सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा शांति प्रिया द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे तो शांति प्रिया द्विवेदी। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? पूछा जाने वाला प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? पतंजलि, पिंगल, पाणिनि या फिर मनी जो है मनु। तो जरूर ध्यान रखिएगा, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? तो पिंगल माने जाते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। पतंजलि की बात करें तो योग हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं? कबीर, सूर, तुलसी या फिर निराला। निम्नलिखित में से कौन हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा निराला। क्या हो जाएगा? तो निराला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं? तो निराला हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कैसी है? बताना है आपको। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना कैसी है? शैली जो है रामचरितमानस की कैसी है? दोहा चौपाई है, वर्वय है, मसनवी है या फिर इनमें से सभी नहीं? तो दोहा चौपाई हो जाएगा। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कैसी है? तो दोहा चौपाई है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पिछली बार यह प्रश्न पूछा गया था आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में, तो ध्यान रखना है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा है? रूला, दोहा, चौपाई या फिर कुंडलिया। तो अभी आपको हमने बताया चौपाई में कितने मात्राएं होती, तो 16 होती, तो ये सम्मात्रिक हो जाएगा। अर्ध सम्मात्रिक पूछा गया है तो जरूर ध्यान रखिएगा, अर्ध सम्मात्रिक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको बताना है, तो दोहा हो जाएगा, जिसमें प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? तो 13 और 11 होती इस, तो ध्यान रखना है आपको। अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा है? तो दोहा हो जाएगा अर्ध सम्मात्रिक छंद, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। आपको राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहना है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, किस प्रकार का वाक्य? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप बात करें मिश्र वाक्य, तो जरूर ध्यान रखना यहां पर जो हो जाएगा, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर सेकंड ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। बात करें मिश्र वाक्य की, तो जरूर ध्यान रखिएगा जहां पर जो, कि, क्योंकि, जितना, उतना, उधर, इधर उधर, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, यद्यपि, तथापि हो, वहां पर मिश्र वाक्य होता है। जरूर ध्यान रखिएगा, जिस वाक्य में आपको मिल जाए जो, कि, क्योंकि, जितना, उतना, उधर, इधर उधर, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, यद्यपि, तथापि, इन प्रकार के अगर शब्द आपके वाक्य में मिल जाते हैं तो आप लोग मिश्र वाक्य वहां पर जरूर लगा देंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर प्रश्नवाचक है? बात करें उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य? तो बात करें उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य? तो अभी आपको हमने तक की मिल जाए, जो मिल जाए, जितना उतना, तो वहां पर आप मिश्र वाक्य लगाएंगे, तो यहां पर भी राइट आंसर मिश्र वाक्य हो जाएगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य? तो मिश्र वाक्य है। जहां पर किंतु परंतु मिले वहां पर आप लोग जो है संयुक्त वाक्य लगाएंगे, जरूर ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में बनेगा, तुम यह काम मत करो, किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है? बात करें तुम यह काम मत करो, तो मना किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? निषेधवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निषेधवाचक हो जाएगा। तुम यह काम मत करो, किस प्रकार का वाक्य है? तो निषेधवाचक हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला, यहां पर ज्यों कर लो आप, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, किस प्रकार का वाक्य है? ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला वह आ गया, किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ज्यों ही, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, किस प्रकार का वाक्य? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, तो यहां पर सरल वाक्य हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
जो किसी का हित चाहता हो के लिए एक शब्द आपको बताना, हितकारी होगा, अहितकारी होगा, हितैषी होगा, हितभाषी होगा। जो किसी का हित चाहता हो के लिए एक शब्द आपको बताना है तो हितैषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हितैषी हो जाएगा। जो किसी का हित चाहता हो हितैषी हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द बताइए। विज्ञ होगा, जिज्ञासु होगा, ज्ञानी होगा या फिर ऋषि होगा। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है तो जिज्ञासु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलेंगे, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो के लिए एक शब्द बताइए। झगड़ालू होगा, दयालु होगा, शंकालु होगा या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसको शंकालु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो शंकालु बोलेंगे, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो के लिए एक शब्द बताइए। कामनी होगा, सुभगा होगा, सधवा होगा या फिर मधवा होगा। तो वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, तो जिसका पति जीवित हो उसको क्या बोलते हैं? तो सधवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सधवा बोलते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। और जिसके पति की मृत्यु हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो विधवा बोलते हैं। और वह स्त्री जिसका पति जीवित हो तो उसको सधवा बोलेंगे, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को क्या कहते हैं? जो फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उस हथियार को अस्त्र कहते हैं, शस्त्र कहते हैं, भाला कहते हैं या फिर गुलेल कहते हैं। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तब आप कंफ्यूज होते हैं, तो जरूर ध्यान रखिएगा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, तो फेंक कर जो चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो अस्त्र कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। फेंक कर जो चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। और शस्त्र की बात करें, जो हाथ में लेकर के चलाया जाता है, ध्यान रखना, शस्त्र सा से होता है तो आप लोग ध्यान रखिए, साथ में, यानी कि जो आपके साथ में मतलब हाथ में पकड़ करके चलाया जाए उसे शस्त्र कहेंगे, और जो फेंक करके चलाया जाए उसे अस्त्र कहेंगे। शस्त्र में आ जाएगा तलवार हो जाएगा, जो आप पकड़ के हाथ से चलाते हैं, ध्यान रखना। शस्त्र यानी कि साथ में रख करके चलाया जाए। अस्त्र जो हो जाएगा जो फेंक कर चलाया जाए, ध्यान रखना। इस प्रकार आपको प्रश्न पूछा जाता है तब आपको बताना होता है। नेक्स्ट है, गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? उप, आ, प्रति या फिर अनु। तो गमन में जब आप आ उपसर्ग लगा देंगे, क्या लगा देंगे? आ, तो हो जाएगा आगमन। तो विपरार्थक बनाने के लिए आ लगाएंगे, जरूर ध्यान रखिएगा। क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो आ का करेंगे, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? का है, इक है, आक है या फिर अक है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक के जो अंत में प्रत्यय लगा हुआ है, अक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अक लगा हुआ है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर है, फ्रा में जो या फिर परी है, प्रति है। तो प्रतिकूल में कूल में लगा हुआ है प्रति उपसर्ग। क्या लगा हुआ है? प्रति है, तो प्रति हो जाएगा। यहां पर प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर है, प्रा है, प्री है, फिर प्रति है, तो प्रति हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा या फिर बुलावा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा या फिर बुलावा। तो दिखावा में आवा प्रत्यय है, चढ़ावा में आवा है, बुलावा में आवा है, लेकिन लावा में आवा प्रत्यय नहीं है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, गण, वर्ग या फिर प्रेस। तो लोग भी समूहवाचक प्रत्यय है, गण भी है, वर्ग भी है, लेकिन यहां पर प्रेस जो दिया हुआ है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह है, हाव है, आव है या फिर आवा है। तो बहाव में आव प्रत्यय क्या है? आव है, जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहाव में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आव है, निश्चित ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। विग है, ज्ञान है, वी है या फिर आन है। तो ज्ञान में क्या लगा है? प्रत्यय वी लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? विज्ञान हो गया। तो बी प्रत्यय हो जाएगा, बी जो है उपसर्ग हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। उपसर्ग जो है आगे जुड़ता है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा तो बी हो जाएगा। दोस्तों 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपके कितने प्रश्न 37 में सही हुए कमेंट करके जरूर बताना, और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है जरूर लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप डेली प्रैक्टिस चाहते हैं। अगर अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपका निश्चित ही बहुत फायदा होने वाला है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।